नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए जो आपका फरवरी माह में आपका एग्जाम 2021 में प्रस्तावित है, उसके लिए आज हम देखेंगे आरंभिक स्तर पर भाषा और गणित। जो आपका पहला वाला सब्जेक्ट है, आरंभिक स्तर पर भाषा और गणित के पठन, लेखन तथा संख्या पूर्व संबोधों या क्षमताओं का विकास, उसका वीडियो नंबर पहला। और इसका हम पूरा कोर्स आपको 2 वीडियो में जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। मात्र 2 वीडियो में पूरा कोर्स इसको हम देखेंगे। और इससे पहले हमने इसी सुबह 11 बजे वाली टाइमिंग में देखा था इंग्लिश का वीडियो। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं सिलेबस से। तो ये सारी चीजें आपके सिलेबस में है, जिसमें सभी चीजें आपकी सिंपल ही हैं। पठन, लेखन का अर्थ, महत्व, उपयोगिता, वर्ण, शब्द, वाक्य, ध्वनि, इसी प्रकार लिपि, पूर्ण विराम, अर्धविराम, अधिकतर चीजें जो आप हिंदी में पढ़ के आते हैं वही सारी चीजें हैं। इसी प्रकार आगे भी देखिए तो विलोम शब्द, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, इसी प्रकार संख्याओं के संदर्भ में लिखा हुआ है होता है। इसी प्रकार हल्की फुल्की मैथ भी होती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, जोड़, घटाना। तो पेपर में तो सभी सभी यहाँ पर सरल चीजें ही आती हैं, पर पूरा 50 नंबर का पेपर आता है। तो बहुत ज्यादा इससे इनके जो नंबर होते हैं उसका आपका रिजल्ट का फर्क पड़ता है। तो सारी चीजें देखनी है हमें बराबर तरीके से, इसलिए हम इसको भी साथ में देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला आपका जो पॉइंट था वहां से, तो सबसे पहला जो कोर्स में पॉइंट था वो था पठन और लेखन। पठन मतलब ही होता है पढ़ने के संदर्भ में। पठन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पढ़ना होता है। अर्थात जो लिखी हुई सामग्री होती है उसको पढ़ना और उसके अर्थ को ग्रहण करना। सबसे मेन चीज क्या है कि केवल पढ़िए नहीं है। जैसे आपको कहा गया किसी चीज का रीडिंग करना है, तो आप ऐसा नहीं केवल पढ़ने में जुटे हैं, समझ में नहीं आपको आ रहा है कि क्या वहां चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। पढ़ना और पढ़ी हुई जो सामग्री है उसके अर्थ को ग्रहण करना, वो आपका होता है पठन। और ये जो प्रक्रिया होती है इसी को हम पठन अथवा वाचन के नाम से भी जो है वो जानते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा ना कि पठन का अर्थ बताइए, तो आप यही सारी चीजें इसमें जो है वो लिखेंगे। एक ना एक डेफिनेशन आपके दिमाग में अवश्य होनी चाहिए। तो रमन बिहारी लाल जो है उनकी एक डेफिनेशन जो अभी मैंने बात कही उसी से ही संबंधित है। इन्होंने कहा था, रमन बिहारी लाल जी ने, कि शब्दों के उच्चारण मात्र को आप वाचन या पठन नहीं कह सकते, क्योंकि उच्चारण के साथ उसके अर्थ या भाव को समझना भी आवश्यक होता है। ये कहा था श्री रमन बिहारी लाल। तो इन्होंने कहा था, आप एज इट इज याद कर लीजिए। अगर यहाँ से रिलेटेड कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आए इनके अनुसार इस टाइप से लिख दीजिएगा, क्योंकि डेफिनेशन लिखते हैं उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। अब बात करते हैं जो पठन है इसके क्या क्या महत्व हो सकते हैं। तो पॉइंट वाइज आप याद रखिए। जैसे कि सबसे पहले, पढ़ने से आपका जो ज्ञान है वो बढ़ता है। तो ज्ञानोपार्जन जो है उसका एक मुख्य साधन है। इसी प्रकार जब आप पढ़े लिखे हैं, सामाजिक उपयोगिता भी आपकी होती है। समाज में दैनिक जैसे पत्र व्यवहार होता है, सरकारी कार्यालय होते हैं, उनमें भी तो यूज होता है। सामाजिक उपयोगिता के तौर पर आप भी इसे कह सकते हैं। इसी प्रकार समाचार जो होते हैं उनको जानने के लिए भी सहायक होता है आपका पठन। इसी प्रकार शिक्षा प्राप्ति में भी सहायक होता है। पढ़ेंगे नहीं तो कैसे शिक्षा प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार मनोरंजन में भी सहायक होता है। बहुत सी आप मैगजीन देखते हैं और भी बहुत सी चीजें पठन के माध्यम से मनोरंजन में सहायक हैं। छठे पॉइंट के इसी प्रकार से लिख सकते हैं, आलोचनात्मक दृष्टिकोण के लिए भी सहायक हैं। बहुत सी जो रचनाएं होती हैं आलोचना और इन सब से संबंधित, तो वो सभी इसमें आवश्यक हैं। न्यूज़पेपर जो है उसमें आर्टिकल निकलते हैं, वो भी तो पठन के महत्व के अंतर्गत आप लिखेंगे। अब ये हमारा हो गया पहला हिस्सा। इधर की बात करते हैं लेखन की। लेखन को आप क्या कहेंगे कि जो प्रारंभिक स्तर होता है उस पर भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। तो जो मौखिक भाषा होती है वो आप बोलचाल के माध्यम से प्रकट करते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। पर जो लिखित भाषा होती है उसके अंतर्गत जो भाव होते हैं, प्रतीक होते हैं, उनको चिन्हित करते हुए लिपिबद्ध रूप से आप शुद्ध और सुसंस्कृत जो स्थायित्व प्रदान करते हैं, उसी को ही तो हम लेखन कहते हैं। भाषा का वही रूप तो लेखन कहलाता है। तो यही आपका लेखन होता है। अब इसको एक डेफिनेशन के तौर पर आप लिख सकते हैं कि, या किसी की डेफिनेशन आप याद करना चाहें तो लेबार्न जो है एक व्यक्ति थे। इन्होंने लेखन के संदर्भ में डेफिनेशन दी थी कि लेखन के अभिप्राय या लेखन जो है वो, या सुंदर लेख वस्तुतः विचारपूर्ण संभाषण है। इन्होंने एज इट इज कहा था, समझाने की कोई आवश्यकता नहीं।
एज इट इज कहा था, आप ऐसे ही लिख सकते हैं कि सुंदर लेख वस्तुतः विचारपूर्ण संभाषण है, ये इन्होंने कहा था। पर अगर अर्थ के तौर पर आप लिखना चाहें लेखन को, तो आप कहिए कि जब हम अपने मन के बाहरी और अंदरूनी भाव विचारों को शुद्ध रूप प्रदान करके क्या करते हैं, लिपिबद्ध करते हैं। लिपिबद्ध तो जरूरी सबसे है, तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति को लेखन कहा जाता है। अब लेखन की आपसे उपयोगिता पूछ ली जाए, किसकी उपयोगिता, लेखन की। जैसे अभी हमने पठन की देखी थी, तो लिखने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, आपको हेडिंग याद रखनी है, अंदर आप स्वयं लिख सकते हैं। सबसे पहले जैसे क्या होता है कि लिखने से जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं उसको स्थायित्व मिल जाता है, हमेशा के लिए वो हो जाते हैं। शुद्ध वर्तनी का यूज करना आप सीख जाते हैं, जब व्याकरण के नियम आपने सीखे हैं तो वो आप उसमें यूज करना सीख जाते हैं। विषयानुकूल शैली का यूज करना सीख जाते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक आप लेखन का अभ्यास करते हैं, तो ऐसे बहुत से पॉइंट आप लिख सकते हैं। जैसे विराम चिन्ह है, उनका यूज करना सीख जाते हैं, कौन सा कहाँ पर लगाना है, तो ये सब लेखन की उपयोगिता हो गई। अब लेखन के अगर दोष की बात करें, क्या दोष होते हैं, तो बहुत से दोष होते हैं। जैसे लिखते समय कुछ लोग जो है, जो सिरोरेखा होती है, इसको गलत यूज करते हैं, जो ऊपर वाली लाइन खींची जाती है उसी को हम कहते हैं सिरोरेखा। तो जैसे छा लिखा हुआ है, या इसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं, छा ना कह करके इसको रब करते हैं कि घा लिखा हुआ है तो इसको धा बना देते हैं, इस टाइप की गलती करते हैं। या इसी के एग्जाम्पल में कह सकते हैं कि घर को धर लिख देते हैं, भारत माता को मारत माता लिख देते हैं। तो मेन ये जो अशुद्धि है, ये सिरोरेखा जो है इसका अशुद्ध यूज, अनुस्वार और अनुनासिक का अशुद्ध यूज होता है। ये सब लिखते समय जो गलतियां होती हैं उसके दोष होते हैं, वही आपको हेडिंग बना के लिखनी है। एग्जाम्पल आप साथ साथ लिखते चलिएगा। जैसे मात्रा संबंधी दोष आप दिखा सकते हैं कि कहीं पर वो बड़ी मात्रा लगा देते हैं, कहीं ह्रस्व दीर्घ उसके आधार पर आप दिखा सकते हैं। कई बार वो वर्ड जो होते हैं उनका लोप ही कर देते हैं, गायब कर देते हैं, कि उसकी जगह दूसरा लिख देते हैं। जैसे विशेष बहुत लोग लिखते हैं इस टाइप से, एक्चुअल में ऐसे लिखा जाता है, पर कुछ लोग क्या करते हैं इसको इस तरीके से लिख देते हैं। ये सब गलतियां हैं आपकी, इसी को हेडिंग में आप बनाकर लिखेंगे। कुछ लोग संयुक्त वर्ण संबंधी दोष करते हैं, जो छत्रज्ञ आपके होते हैं वो लिख सकते हैं। कई लोग इस टाइप की गलती करते हैं कि ये वाले छा को ये छा लिख रहे हैं, तो ये सब हेडिंग बना के आप आसानी से लिख सकते हैं। और एक और होती है रेफ या रकार संबंधी दोष। वो क्या होता है, वो होता है कि जैसे कृपा है उसको कृपा लिखते हैं, जैसे कृपा लिखा हुआ है इसको छात्र कृपा लिखते हैं। जैसे अग्रज लिखा हुआ है तो इसे अगरज लिखते हैं। ये सभी आपके दोष आते हैं इसमें। तो ये हो गया आपका लेखन से संबंधित दोष। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लेखन जो संबंधी दोष है उनको दूर कैसे किया जाए, तो आप क्या कहेंगे, यही सारे जो हमने अभी गलतियां की इन्हीं को सुधार करके शुद्ध उच्चारण जो है उसका या लेखन का अभ्यास कराएं, 12 खड़ी का अभ्यास कराएं। 12 खड़ी क्या होता है, जैसे का हो गया तो इसमें सभी मात्राएं लगा के दिखाएं। जैसे छोटा आ, फिर छोटा बड़ा आ, फिर छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, यानी इस टाइप के जो है आपका पूरे जो मात्राएं लगती हैं, इसे कहते हैं 12 खड़ी का अभ्यास। लिपि का समुचित ज्ञान कराएं और तीव्र गति से लिखने का अभ्यास कराएं और शब्द पुस्तिकाएं बनवाएं। जैसे हम डिक्शनरी कहते हैं कि कठिन जो शब्द है उसको आप अलग से लिख लें। तो इन्हीं सब पॉइंट के आधार पर आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अब जैसे बच्चे इंटरेस्ट ना ले रहे हो तो खेल विधि का प्रयोग करें, ये भी एक पॉइंट के तौर पर आप जो है वो लिख सकते हैं। तो ये सब हो गए कैसे दोष को दूर करें। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक था यानी चैप्टर था वो था वर्ण से संबंधित, वर्ण शब्द वो सारी चीजें, वर्ण शब्द और वाक्य था। तो वर्ण को जानते हैं, वर्ण क्या होता है, भाषा की उस सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं जो कि निश्चित ध्वनि के रूप को धारण करती है। और और अच्छे से आप इसे कैसे कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी स्वीकृत ध्वनि जिसके आगे टुकड़े ना किए जा सके वो आपका वर्ण कहलाता है। फिर अगर बात करें टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप सभी जानते हैं 52 जो है वो वर्ण होते हैं आपके। अब इसमें भी आपका जो डिवीजन होता है वो किस आधार पर होता है, तो आपका स्वर और व्यंजन के आधार पर होता है। जिसमें से जो आपका स्वर होता है इसकी बात करें तो ये जो है आपके छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ओ अंगा आहा, इस टाइप से जो है वो टोटल होते हैं। व्यंजन की बात करें तो उसमें वर्ग होते हैं, का वर्ग चा वर्ग इस टाइप से होते हैं आपके। का वर्ग, चा वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग,
इस टाइप से होते हैं। जैसे का वर्ग है तो उसमें का, खा, गा, गा, अंगा, चा, छा, जा, जा, इया, चा में आता है, फिर टा में टा, ठा, डा, 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 तो इस प्रकार से सभी आते हैं। तो वो सभी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर उठा लिया जाता है कि कोई वर्ड पूछ लिया जाता है कि ये जो है किस में आता है, तो यानी कि उच्चारण से संबंधित में। जैसे का वर्ग है तो ये मैंने ट्रिक से बताया था, KTMDO, याद रखिएगा। के से मतलब है कंठ से, टी से है तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत और ओ से ओष्ठ। तो इस प्रकार से सीरियल याद रखेंगे। अब जैसे आपसे कोई पूछ लिया गया वर्ण कि आपसे या जो है, या, अच्छा यार अलावा के लिए तो हम अलग से बात कर लेते हैं, कोई वर्ण की जगह हम ठा जैसे रख लेते हैं। अब आपसे ठा पूछा गया कि इसका उच्चारण किससे होता है, ऑप्शन में अलग अलग दंत, मूर्धा ऐसे पूछा गया है। तो ठा आप सबसे पहले देखेंगे आता किस वर्ग में है, तो टा वर्ग में जो है आपका आता है। और टा से मैंने क्या बताया, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है, तो ये आपका मूर्धा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपके प्रश्न बहुविकल्पीय में पूछे जाते हैं। फिर दूसरी चीज यहाँ से द्विगुण व्यंजन पूछे जा सकते हैं। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो आपके एक ड़ा होता है, एक डा होता है, ये तो ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज आपसे यारा लावा पूछा जाए तो वो अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। ऊष्म पूछा जाए तो वो आपके श श श ह चार आते हैं। कौन कौन से, एक ये वाला श, एक षटकोण वाला सा, एक ये वाला सा और एक आ। संयुक्त व्यंजन अगर आपसे पूछा जाए तो छत्रज्ञा और श्रा होते हैं, वो ध्यान रखिएगा। अब छत्रज्ञा श्रा से भी प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, जैसे आपका जो च है ये किससे किससे मिलकर बना होता है, तो हलंत का और शा से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार त्रा पूछा जाए संयुक्त व्यंजन किससे मिलकर बना है, तो ता हलंत लगा हो और रा से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार इया ज्ञा छत्रज्ञा की बात करें तो ये जा और इया से मिलकर बना होता है। और जो चौथा होता है वो होता है श्रा, इसकी अगर बात करें तो ये मिलकर बना होता है ये वाला शा और रा से। तो इस प्रकार से आपके ये पूछे जाते हैं कि संयुक्त व्यंजन किससे किससे मिलकर बने होते हैं। अब अगर स्वरों के वर्गीकरण की बात करें तो स्वरों का जो वर्गीकरण होता है वो, मैं एक एक चीज लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनते चलिएगा। सबसे पहला जो होता है वो होता है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, जिसके अंतर्गत आपका ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और प्लुत स्वर होता है। अब जो पहला है ह्रस्व स्वर, इसके उच्चारण में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय। दीर्घ में आपका दो मात्रा का समय और उससे ज्यादा, ह्रस्व से ज्यादा। और प्लुत में जो है वो दो से अधिक मात्रा का समय लगता है। और जो प्लुत है उसका उदाहरण ओम हो जाता है। फिर मात्रा या उच्चारण काल के आधार के बाद आपका जो दूसरा आधार होता है वो होता है जीव जो है इसके प्रयोग के आधार पर। तो इसमें भी तीन टाइप होते हैं, एक आपका होता है अग्र स्वर, एक आपका होता है मध्य स्वर और एक होता है आपका पश्च स्वर। अब जो अग्र होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का जो अगला भाग काम करता है वो होता है अग्र स्वर। मध्य में क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है। और पश्च में क्या होता है, जिनमें जीभ का पिछला भाग। तो अग्र में कौन कौन से वर्ण आते हैं, जैसे कि आपका ई हो गया, बड़ी ई हो गया, ए हो गया, ए हो गया, वो सब आते हैं। मध्य में छोटा आता है। और पश्चिम में जो बाकी बचे, जो पहले दूसरे मैंने बताया इनको छोड़कर जाके जो बाकी बचे वो सभी आपके इसमें आ जाते हैं पश्च स्वर में। ये जो सर वर्गीकरण है ये सब स्वर का वर्गीकरण है, ये चीज ध्यान रखिए। जीभ देख लिया। तीसरा वर्गीकरण आपका होता है मुख द्वार या विवर खुलने के आधार पर। ये जो सारी चीजें आप पढ़ रहे हैं ये हिंदी में भी हैं कोर्स में और इसमें भी हैं, तो एक साथ देखिए दोनों जगह आपको हेल्प करेगा। तो मुख द्वार या विवर खुलने के आधार पर कौन कौन से होते हैं, एक आपका होता है विवरत, एक होता है अर्धविवरत, एक होता है आपका अर्ध संवृत, तो तीसरा होता है अर्ध, पहला हो गया विवृत, दूसरा हो गया अर्ध विवृत, तीसरा होगा अर्ध संवृत और चौथा होता है आपका समृत। अब इसमें क्या क्या होता है, तो जो विवृत होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उसे हम विवृत कहते हैं। अर्ध में क्या होता है, जिसमें मुख द्वार आधा खुलता है। अर्ध संवृत में क्या कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है। और समृत में क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद ही रहता है। अब इसमें भी अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं पर उतना आप अलग से पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पर एक फास्ट रिवीजन के तौर पर कर रहा हूँ, तो एक एक चीज यहाँ पर बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। फिर भी मैं सारी चीजें लगभग आपको बता ही रहा हूँ। चौथा आपका क्या होगा,
ओठों के आधार पर या ओठों की स्थिति के आधार पर। तो दो टाइप होते हैं, एक होता है आवृत्तमुखी, एक आपका होता है वृत्तमुखी। एक आवृत्तमुखी, एक वृत्तमुखी। आवृत्तमुखी यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ जो होते हैं वो वृत्तमुखी हो जाते हैं या गोलाकार नहीं होते हैं। ओठ जो होते हैं वो वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, उसे हम कहते हैं आवृत्त। आ मतलब ये होता है जिसके आगे लग गया मतलब नहीं, और वृत्त में हो जाते हैं। अब एग्जाम्पल में देखिए, जैसे आ बोल के देखिए, क्या गोलाकार हो रहा है? नहीं हो रहा है। पर ऊ बोल के देखिए तो गोलाकार हो रहा है। तो ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ओ हो गया, और ये सभी आपके इसमें एग्जाम्पल में आ जाएंगे, बाकी बचे वो उसमें आ जाएंगे। ओठ हो गया। फिर पांचवा आपका होगा हवा जो है उसके नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। तो इसमें भी आपके होता है, एक होता है निरनुनासिक और एक होता है आपका अनुनासिक। ये सारी चीजें आप पढ़ के इससे पहले के सेमेस्टर में भी आए होंगे, अभी भी आए होंगे। तो यहाँ पर सारी चीजें आपकी एक रिवाइज हो रही हैं, आप ये समझ लीजिए। निरनुनासिक क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, जैसे आ, बड़ा आ, ई। अनुनासिक में क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, जो चंद्रबिंदी टाइप से अंगा लगाते हैं ना, इसी प्रकार आहा इस टाइप से, ये सब आपके इसमें आ जाएंगे। और घोषत्व के आधार पर भी होता है, जिसमें जो मेन वर्गीकरण है वो व्यंजन में ही किया जाता है, स्वरों में नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन की बात करें तो व्यंजन जो है इनके वर्गीकरण के संदर्भ में आपका स्पर्श व्यंजन होता है। दूसरा, या स्पर्श व्यंजन की अगर बात करें तो जो हमने बात की स्टार्टिंग में, का वर्ग, चा वर्ग, ये सारे टा वर्ग वो सब इसी में ही आते हैं आपके स्पर्श व्यंजन में। इन्हीं स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। टोटल अगर संख्या बात करें तो इसमें 25 होती है। स्टार्टिंग में मैंने अंतस्थ बताया व्यंजन, वो भी इसी व्यंजन में ही आएंगे टाइप में। उस व्यंजन बताए वो भी इसी में ही आएंगे। तो अगर मेन व्यंजन के प्रकार की बात करें तो यही तीन बताए जाते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उस व्यंजन। और बाकी जो जैसे बताए थे उत्क्षिप्त वगैरह तो वो अलग से होते हैं, पर टाइप्स में पूछे जाए तो आप यही लिखेंगे। फिर आपसे अघोष सघोष पूछ लिया जाता है, उसको देख लेते हैं। इसको रब करते हैं अघोष। अच्छा, अगर आपसे घोषत्व के आधार पर पूछ लिया जाए तब यही लिखेंगे आप, अघोष और सघोष। देखिए अघोष क्या होता है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्री जो होते हैं उनमें कंपन नहीं होता है। तो हर वर्ग जो है उसका पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है वो इसमें आता है। सघोष या घोष में क्या आता है? तो इसमें तीसरा, चौथा और पांचवा जो है आपका आता है। और इसी से ही मिलता जुलता आपका होता है अल्प प्राण महाप्राण। इसमें दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा, जब अल्प प्राण महाप्राण पूछा जाए तब अलग होता है, और जब अघोष सघोष पूछा जाए तो अलग होता है। देखिए अल्प प्राण में क्या होता है? अल्प प्राण में आप कहेंगे जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले वो अल्प प्राण। अल्प मतलब ही होता है कम, और प्राण मतलब होता है वायु। तो जब कम वायु निकले तो वो अल्प प्राण। इसमें क्या होता है? पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन आपका अल्प प्राण में आता है। और महाप्राण में क्या होता है? जिसमें आप कहेंगे कि मुख से अधिक हवा निकले, और बाकी बचा कौन सा है? दूसरा और चौथा व्यंजन जो है वो इसमें आता है। अब ये भी समझ लीजिए, पहला, दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांच का क्या कहने का मतलब क्या है? जैसे मैंने का वर्ग बताया था, तो का वर्ग में क्या क्या आता है? का आता है, खा आता है, गा आता है, झा आता है, का खा का गा अंगा, झा नहीं गा, का खा गा घा अंगा, इस टाइप से आता है। तो अब ये यही आपका पहला है, यही आपका दूसरा है, यही आपका तीसरा है, यही आपका चौथा है, और यही आपका पांचवा है। जब बात की जाए पहले दूसरे की तो इन दोनों की बात की जा रही है। जब बात की जाए तीन चार पांच की तो इसकी की जा रही है। इसी प्रकार एक तीन पांच की जब बात की जा रही है तो एक, तीन, पांच, तो ये पूरा पूरा जो वर्ग होता है ना, का वर्ग, चा वर्ग, वो पूरा गिन लिया जाता है। तो इस प्रकार से इसको भी आप लिख सकते हैं। रफ करते हैं। और अब बात करते हैं शब्द के बारे में। और इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आप ही के लिए सारी मेहनत की जा रही है, तो आप सभी का एक लाइक तो वीडियो पर जो है वो बनता ही है। तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। इतनी स्पीड में हम कोशिश कर रहे हैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हम करा दें। शब्द की बात करें तो इनके वर्गीकरण का चार आधार होता है। एक आपका होता है उत्पत्ति के आधार पर, इसी को हम स्रोत के आधार पर भी कहते हैं, और इसी को हम इतिहास के आधार पर भी कहते हैं। दूसरा आपका होता है जिसे हम व्युत्पत्ति के आधार पर कहते हैं, इसी को हम रचना के आधार पर कहते हैं, और इसी को हम बनावट के आधार पर भी कहते हैं। तीसरा आपका होता है जिसे हम रूप के आधार पर कहते हैं, इसी को हम प्रयोग
प्रयोग के आधार पर कहते हैं और इसी को हम व्याकरणिक जो विवेचन है उसके आधार पर भी कहते हैं। और चौथा होता है आपका अर्थ के आधार पर। तो ये 4 मुख्य आधार होते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। तो इसके अंतर्गत जो आपके टाइप्स होते हैं उनकी अगर बात करें तो इसमें तत्सम आता है, तद्भव आता है, तत्सम, तद्भव और देशज आता है और विदेशज आता है। ये 4 इसमें आते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम क्या होते हैं? मैंने पहले ही बताया, संस्कृत के शब्द तो समान होते हैं, अर्थात संस्कृत के समान। तत् प्लस सम होता है ना उसका अर्थ, तो उसके समान यानी अर्थात संस्कृत के समान, तो उसमें आते हैं। तद्भव में आपके हिंदी के आते हैं, तत् प्लस भव। इसी प्रकार जो देशज होते हैं उसमें देसी शब्द आते हैं, जैसे कि आपका पगड़ी हो गया, गड़बड़ हो गया, इस टाइप के। विदेशज में आपका क्या आता है? जो विदेशी भाषा से लिए गए हैं, विदेश में जन्म, हम कहते हैं ऑफिसर हो गया, ऑफिसर का अफसर हो गया, लैंटर्न का लालटेन है, हॉस्पिटल का अस्पताल है। तो ये सब आपके विदेशज में आते हैं। तो इस टाइप से आप एग्जाम्पल भी ध्यान रख सकते हैं। फिर आपका व्युत्पत्ति, रचना, बनावट की बात करते हैं। अच्छा, इसी में एक और होता है जिसको हम कहते हैं संकर शब्द। ये पूछा जाता है, ये भी ध्यान दीजिए। संकर शब्द क्या होता है? जब दो स्रोतों से आया हुआ कोई शब्द हो, उसके मेल से बना हुआ शब्द जो है वो संकर शब्द कहलाता है। यानी कि जैसे अगर छायादार आपका जो है वो शब्द है, तो जो उसमें छाया है वो आपका संस्कृत भाषा से लिया गया है, दार जो है वो फारसी भाषा से लिया गया है। तो अलग अलग भाषाओं से आपका शब्द आया, तो वही कह रहा है कि जब दो अलग अलग स्रोतों से कोई शब्द मिलकर बना हुआ है तो वो आपका संकर शब्द होता है। जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी में जो रेल होता है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द होता है, गाड़ी हिंदी भाषा का होता है। तो इन दोनों को मिलाकर रेलगाड़ी बनाया गया, जो कि आपका संकर शब्द हो गया। फिर आप बात करते हैं व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। इसके 4 टाइप होते हैं। एक आपका रूढ़ होता है, एक आपका यौगिक होता है और एक आपका योग रूढ़ होता है। अब जो रूढ़ होता है वो क्या होता है? जिन शब्दों के सार्थक खंड ही ना हो उन्हें हम रूढ़ कहते हैं। जैसे चावल आप ब्रेक करेंगे तो चा और चाव और ला कोई अर्थ ही नहीं होता है। यौगिक की बात करें तो आप कहेंगे दो शब्दों से मिलकर बना हो, जैसे विद्यालय है, विद्या प्लस आलय। योग रूढ़ की बात करें तो आप क्या कहेंगे? दो शब्दों से मिलकर बना हो, परंतु प्रयोग जो है, जो हुआ हो वो दोनों शब्दों के अर्थ से भिन्न हुआ हो। जैसे आपके हम कौन सा समास देखते हैं? बहुव्रीहि समास देखते हैं। जैसे पीताम्बर है तो वो आपका इसी का उदाहरण हो जाता है। लंबोदर हो गया, दशानन हो गया, नीलकंठ हो गया, ये सभी आपके योग रूढ़ में आते हैं। फिर तीसरा आपका था रोप रूप प्रयोग या व्याकरणिक नियमों के आधार पर, मैंने बताया था। तो रूप की अगर या रूप प्रयोग के आधार पर बात करें तो इसमें होते हैं आपके विकारी, पहला हो गया। फिर हो गया अविकारी। फिर आपका हो गया अर्थ के, अर्थ के आधार पर तो लिखा ही है, इसी को समझ लेते हैं। विकारी क्या होता है? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है वो विकारी कहलाते हैं। जैसे लड़का पढ़ रहा है, जब लिंग परिवर्तन होता है तो लड़की पढ़ रही है, ये परिवर्तन हो रहा है तो विकारी। जब विकार ना उत्पन्न हो तो अविकारी। जैसे कि आपका कोई एग्जाम्पल के तौर पर आप कहेंगे कि आज है, अब आज में आप परिवर्तित करेंगे तो वो आज ही रहेगा। इसी प्रकार और भी बहुत से एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप क्या-क्या लिखेंगे कि जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप से होता है, लिंग, वचन और कारक के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आज हो गया, मैं हो गया, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। चौथा आपका जो था अर्थ के आधार पर, इसमें आपके एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी, ये 4 टाइप होते हैं। एकार्थी जो एक अर्थ दें, अनेकार्थी जो अलग अनक अनेक अर्थ दें, जैसे कि ये हार जो है उसका गले की माला भी होता है और हार मतलब हारना यानी पराजय भी होता है। समानार्थी मतलब जो पर्यायवाची होते हैं, आकाश का नभ, नभ, गगन, अंतरिक्ष, इस टाइप से हम बताते भी हैं। और विलोम मतलब अपोजिट, जय का पराजय, सच का झूठ, ये सभी। तो ये आपके मुख्य आधार होते हैं। तो सबसे पहले हमने वर्ण पढ़ा, अब शब्द पढ़ा, अब एक और बाकी है वो है हमारा वाक्य। इसको भी पढ़ लेते हैं। तो वाक्य आप जानते तो सभी हैं, पर मेन आपके लिए क्या जानना जरूरी है कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार कितने होते हैं। अच्छा, वाक्य के भी अंग पूछे जाएं तो आपके सब्जेक्ट, प्रेडिकेट इंग्लिश में जानते हैं, उसी को हम उद्देश्य और विधेय कहते हैं, वो ध्यान रखिएगा। वो आपके जो वाक्य है उसके अंग होते हैं। अब सबसे पहले आपके वाक्य के जो आधार होते हैं कौन कौन से होते हैं? तो अर्थ के आधार पर आपका डिवीजन होता है, और जो दूसरा होता है वो होता है रचना के आधार पर
वाक्य के भेद। बस यही दो मेन आधार होते हैं। तो जो अर्थ के आधार पर होते हैं वो आपके 8 होते हैं। कौन-कौन से? विधानवाचक वाक्य जिसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य जिसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, आज्ञावाचक जिसे इम्पेरेटिव कहते हैं, आज्ञावाचक के बाद प्रश्नवाचक जिसे इंट्रोगेटिव कहते हैं, इसी प्रकार इच्छावाचक जिसे इलेटिव कहते हैं, संदेहवाचक जिसे सेंटेंस इंडिकेटिंग डाउट कहते हैं, 7वां आपका विस्मयवाचक जिसे एक्सक्लेमेटरी कहते हैं और 8वां जो है आपका संकेतवाचक जिसे हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। जिसमें संकेतवाचक आपको नहीं पता होगा, बाकी तो सब नॉर्मल ही है। आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक। तो संकेतवाचक की अगर बात करें क्या होता है, तो आप कहेंगे कि जिन वाक्यों से शर्त का बोध होता हो, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता हो, उसे कहते हैं संकेतवाचक। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। तो इस टाइप से डिपेंड है, यही आपका होता है संकेतवाचक। रचना के आधार पर ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी में भी यहाँ से प्रश्न बहुत पूछा जाता है और यहाँ पर भी बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो कौन कौन से होते हैं? तो आपके 3 होते हैं। एक होता है सरल वाक्य या साधारण वाक्य, दूसरा होता है आपका संयुक्त वाक्य या कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य जिसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो साधारण वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मुकेश पढ़ता है, शिल्पी पत्र लिखती है, इस टाइप से। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य जो होते हैं वो योजक के द्वारा जुड़े होते हैं। और से जुड़ा हो, एवं से जुड़ा हो, तथा हो गया, या हो गया, अथवा हो गया, इसलिए हो गया, फिर भी हो गया, तो हो गया, नहीं तो हो गया, किंतु परंतु इस टाइप से जुड़े होते हैं। तो वो क्या होता है? संयुक्त वाक्य। जैसे वो सुबह गया और शाम को लौट आया, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। मिश्रित वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य या मुख्य मुख्य उपवाक्य होता है और अन्य जो होता है वो उस पर आश्रित होता है, जिसे हम गौड़ कहते हैं, सेकेंडरी कहते हैं। तो वो आपका मिश्रित जो है हो जाता है। अब इसमें भी जुड़े किससे होते हैं? तो क्योंकि या जो, कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, इस टाइप से होते हैं। एग्जाम्पल से आप समझेंगे कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर जो है वो अच्छे नहीं बनते, या जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। इस टाइप के जो है वो मिश्रित वाक्य में आते हैं। तो मेन यही वर्गीकरण था जिसको आपको एकदम रटना था। नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका है ध्वनि। ध्वनि की परिभाषा क्या आप देंगे कि ध्वनि का अर्थ केवल उन ध्वनियों से जिनका प्रयोग मनुष्य बोलचाल में करता है, उन्हें लिखित रूप में प्रयोग करने के लिए विभिन्न प्रकार की लिपि चिन्ह का यूज करता है, वो आपके हो जाते हैं। अब ध्वनि के मूल तत्व क्या होते हैं? शुद्धता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, सार्थकता होनी चाहिए, वो सारी चीजें आप लिख सकते हैं। फिर एक वर्ड पूछा जाता है इसी से संबंधित, बलाघात। ये क्या होता है? बलाघात ये होता है कि शब्द का जब आप उच्चारण कर रहे होते हैं तो कोई विशेष जब बल देते हैं तो उसे हम कहते हैं बलाघात। स्वराघात क्या होता है? तो आप पर्टिकुलर एक वर्ड बोलते हैं तो उसमें किसी पर थोड़ा ज्यादा जोर देते हैं, किसी पे कम देते हैं, तो सुर में जो उतार चढ़ाव आप लेते हैं ना, उसी के अंतर्गत स्वराघात आता है। फिर आपकी थ्योरी बेस्ड चैप्टर अगला है जिसमें आपका कहानी शिक्षण से लाभ क्या होते हैं, तो ज्ञान को सरल बनाना, रोचक बनाना, छात्र जो हैं उनको लोकोक्तियाँ, मुहावरे, इन सब का ज्ञान कराना, विभिन्न शैलियों से परिचित कराना, उनमें कल्पना शक्ति का विकास करना, मौखिक लिखित अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त या विकसित करना। इसी टाइप से आप पॉइंट अपने आप से लिख सकते हैं। तो बाकी बची जो चीजें हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वाले सेकंड पार्ट में, और इसमें ऐसा कुछ भी कठिन नहीं आता है। आज के वीडियो में मैंने लगभग बहुत सी चीजें बता दी हैं जो कि आपकी एक्चुअल में याद करने वाली हैं। पर वीडियो को समाप्त करने से पहले, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो 2 वीडियो में हम आज प्रश्न पूछ रहे हैं और दोनों ही आपके प्रीवियस ईयर से ही संबंधित हैं। आपको ये भी एक अंदाजा लगेगा कि कैसे यहाँ से प्रश्न प्रीवियस ईयर में जो है वो पूछे गए हैं। पर उसको प्रश्न को देखने से पहले, वीडियो अब तक आपने सभी लोगों ने लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि इसी प्रकार और बेहतरीन से बेहतरीन चीजें मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जो है वो जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हों तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। और आज शाम को जो आपकी क्लास होगी उसके संबंध में आपको टेलीग्राम पर मैं जो है वो अपडेट दे दूंगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका है जिसमें पूछा गया है कि विवृत स्वर आपको बताना है, इनमें से कौन सा है। ये आपका प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया है।
डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, उसके एग्जाम्पल से ही पूछे जाते हैं, पर डेफिनेशन अगर आपको पता है तो आप आसानी से इस टाइप के प्रश्न को कर लेंगे। और एक और प्रश्न इसमें से, दीर्घ स्वर जो है आपको बताना है कौन सा जो है वो है। ए ऑप्शन है आपका इस विवृत स्वर का, बी ऑप्शन है आपका बड़ा आ, सी ऑप्शन है आपका चा, और डी ऑप्शन है आपका टा। दीर्घ स्वर में भी 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं, यहाँ पर 1 2 3 4 दे देते हैं ऑप्शन। या अच्छा ए ही रखिए, तो आप बता दीजिएगा पहले का कौन सा होगा, दूसरे का कौन सा होगा। ए ऑप्शन है आपका दीर्घ स्वर का छोटा आ, बी ऑप्शन है आपका बड़ा आ, सी ऑप्शन है आपका छोटी ई, और डी ऑप्शन है आपका री से ऋषि। अच्छा, हम ऐसा भी कर देते हैं कि एज इट इज प्रीवियस ईयर की तरह ना देकर थोड़े बहुत ऑप्शन आगे पीछे कर देते हैं। यहाँ पर हम ई कर देते हैं, यहाँ पर हम छोटा आ कर देते हैं। अब सही है, ऑप्शन भी थोड़ा आगे पीछे जरूरी है। तो ऑप्शन 1 और 2 में से कौन सा सही होगा, सभी लोग वीडियो के मेन कमेंट में आंसर बताइएगा। इसका सेकंड पार्ट भी हम करा देंगे, जिसमें जो भी चीज़ें याद कर रखने वाली हैं, समझने वाली हैं, वो आप एक बार समझ लेंगे तो कुछ भी नहीं पढ़ के जाएंगे, तब भी इस पेपर को आप आसानी से कर सकते हैं। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर मैंने सभी करा रखे हैं, उसको देख भी सकते हैं कि कैसे यहाँ से पेपर जो है वो पूछा जाता है। लाइव टाइमिंग है शाम की 8 बजे की एक, और एक है सुबह की 11 बजे की। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो सुबह 11 बजे जो है वो देख रहे हैं। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।